साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से जुड़ा हुआ है। जैसा कि इससे पहले मैं रूस की यात्रा में उल्लेख मैंने किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो है रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा हुई थी और रूस यात्रा के बारे में मैं पहले ही वीडियो आपके समक्ष ला चुका हूं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री की जो है ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर प्रकाश डाल रहा हूं। उस पर क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, दोनों देशों के बीच संबंधों की मौजूदा स्थिति क्या है, आपसी व्यापार क्या है, किन विषयों पर किन क्षेत्रों में सहयोग की संभावना है, ये सभी मुद्दे मैं यहाँ पे आपके समक्ष ला रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। साथ ही निवेदन है कि कोई भी सूचना जो आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ उसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि लाभप्रद और समसामयिक सूचना है। तो अब आता हूँ अपने मुद्दे पर। रूस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ने जो है 9 और 10 जुलाई 2024 को ऑस्ट्रेलिया की सरकारी यात्रा की थी और वियना दौरे पर उन्होंने ऑस्ट्रिया गणराज्य के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह यात्रा जो है 3 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि 21 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचा। इससे पहले 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में 1955 में ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा की थी। इसके बाद इंदिरा गांधी भी जो है 1971 और 1983 में ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। 1999 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। इस यात्रा के बाद 2005 में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हैंज फिशर ने भारत की यात्रा की थी और 2010 में ऑस्ट्रेलियाई उप चांसलर जोसेफ प्रोल जो हैं भारत आए थे और 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नेताओं, मंत्रियों और सांसदों के स्तर पर यात्राओं का नियमित आदान प्रदान होता रहा है। यहाँ यह सब कहने का तात्पर्य यही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके साथ बराबर संपर्क में भारत रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और दूसरा, प्रधानमंत्री बतौर मोदी की यह पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी और तीसरा, मोदी की यह यात्रा जो है ऐसे समय में हुई जब भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों के 75 साल 75 ईयर्स जो है पूरे हो रहे हैं। मोदी ने ऑस्ट्रिया में चांसलर कार्ल नेहमर के साथ साथ जो है भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की और वहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच पुराने कारोबारी रिश्ते रहे हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023 में $2.93 बिलियन था। भारत ऑस्ट्रिया को इलेक्ट्रॉनिक्स है, कपड़ा है, परिधान है, जूते और रसायन निर्यात करता है। तो दूसरी ओर ऑस्ट्रिया से भारत को मशीनरी है, ऑटोमोटिव पार्ट्स और रसायन भेजे जाते हैं, यानी उनका वहाँ से निर्यात होता है भारत को। साथियों, ऑस्ट्रिया दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में प्रमुखता से यह कहा था कि ऑस्ट्रिया जो है भारत का एक भरोसेमंद भागीदार है और यह भी कहा कि लोकतंत्र भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने का काम करता है। साथ ही दोनों देश जो हैं बहुलवाद, स्वतंत्रता, समानता के मूल्यों को साझा करते हैं। वियना में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मोदी ने व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा विकास, नवाचार, नवीकरणीय हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल और कचरा प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का आह्वान किया।
और दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित दुनिया में चल रहे सभी संघर्षों और आतंकवाद पर भी विस्तार से चर्चा हुई। यहाँ पर मोदी का स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि यह युद्ध जो है युद्ध का नहीं है और समस्याओं का समाधान जो है रणभूमि में नहीं हो सकता, कहीं भी हो। मासूम लोगों की जान जो है उनकी हानि मासूम लोगों की जान की जो हानि है वो स्वीकार्य नहीं है। प्रसंगवश यहाँ उल्लेख करना हो जरूरी होगा, ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर ने ही जो हैं यूरोपीय यूनियन के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने मॉस्को का दौरा किया था और पुतिन से भेंट की थी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भारत के वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका निभाने के इरादे को परवान चढ़ाने में ऑस्ट्रेलिया जो है यूरोप में रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए एक बेहद अहम देश है। ऑस्ट्रिया 1955 से ही एक तटस्थ देश बना हुआ है और उसके सोवियत संघ एवं रूस दोनों के साथ ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जो जंग है उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के रूस के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा है और दोनों देशों के बीच आर्थिक रूप से प्रगाढ़ रिश्ते कायम हैं। साथियों, बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रभावी बनाने के लिए उनमें सुधार की आवश्यकता भी रेखांकित की। बैठक के बाद मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद सहित जो है मानवता के सामने जो मौजूद चुनौतियां और भी हैं उन पर चर्चा उन्होंने की। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने कहा कि बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, समाज में डिजिटलीकरण है और तेज गति से बुनियादी ढांचे का विकास करना, यह सभी भारत की सफलता को प्रदर्शित करता है। उनका यह भी कहना था कि भारत एक प्रभावशाली और भरोसेमंद देश है और रूस यूक्रेन शांति प्रक्रिया में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के ने हाफबर्ग पैलेस में दोनों देशों की शीर्ष कंपनियों के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओज हैं, उनके संयुक्त रूप से संबोधित किया। यहाँ पर मोदी ने बुनियादी ढांचा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, हरित क्षेत्र है, नई और उभरती औद्योगिक प्रौद्योगिकी, फिनटेक, स्टार्टअप और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों को भारत में तेजी से बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। साथियों, मोदी का यह भी कहना था कि अगले कुछ वर्षों में भारत जो है विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है उच्च गुणवत्ता और कम लागत के विनिर्माण क्षेत्र के भारत के आर्थिक परिदृश्य का लाभ उठाने का भी आग्रह किया। यानी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी यहाँ पर मोदी ने जो है ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपतियों के समक्ष जो है रखा और उन्होंने जो है नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता एंटोन जिलिंगर से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आध्यात्मिकता पर बातचीत के अलावा क्वांटम प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को तलाशने पर भी चर्चा की गई। साथियों, वियना में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी का यह कहना महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर के लोग भारत से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं और यह इस बात को दर्शाता है कि भारत ने हमेशा दुनिया को शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उल्लेखनीय है कि भारत में लगभग 30-40 ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां हैं जो बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर सुरंग निर्माण और रेलवे ट्रैक बिछाने तक के क्षेत्रों में काम कर रही हैं। यहाँ यह भी गौर करने योग्य है कि करीब 90 लाख की आबादी वाले मध्य यूरोप में स्थित जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी अपनी बहुत सारी खासियतें हैं और जिनसे भारत लाभ उठा सकता है। मसलन
वहाँ एक सुव्यवस्थित और व्यापक सड़क नेटवर्क है, जिसमें हाई स्पीड हाईवे, ऑटोबान, संघीय सड़कें और स्थानीय सड़कें जो हैं शामिल हैं। देश का सड़क जो अवसंरचना सड़क की जो अवसंरचना है अपनी दक्षता और सुरक्षा के लिए जानी जाती है। ऑटोबान ऑटोबान जो प्रणाली है विशेष रूप से उन्नत है, जो क्षेत्रों और पड़ोसी देशों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जिससे क्या होता है माल और लोगों की कुशल आवाजाही में सुविधा मिलती है। ऑस्ट्रियाई शहर अपनी कुशल और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें बसें हैं, ट्राम है और मेट्रो सिस्टम शामिल है। ऑस्ट्रिया में यूरोप की सबसे कुशल और आधुनिक रेलवे प्रणाली है, जिसका संचालन मुख्य रूप से जो है ऑस्ट्रियाई संघीय रेलवे ओबीबी द्वारा किया जाता है, और इसका नेटवर्क घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों को कवर करता है, जिससे बेहतरीन कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है। रेल जेट जैसी हाई स्पीड ट्रेन ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं और पड़ोसी देशों से जुड़ती हैं, जिससे क्षेत्रीय एकीकरण और गतिशीलता बढ़ती है। राजधानी शहर वियना का सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क अपनी कवरेज और समय की पाबंदी के लिए जाना जाता है। इस प्रकार ऑस्ट्रिया जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, विशेष रूप से जल विद्युत में अग्रणी है, जो इसके बिजली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह देश जो है पवन, सौर और बायोमास ऊर्जा में भी निवेश करता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार ऑस्ट्रेलिया जो है 2040 तक जलवायु तटस्थता तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी जलवायु कार्रवाई के माध्यम से अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, जहां वर्तमान में पूरी दुनिया में भू राजनीति की भूमिका बेहद अहम हो गई है, वहीं ऊर्जा का महत्व भी लगातार बढ़ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में बिजली उत्पादन का 3/4 से ज़्यादा हिस्सा पहले से ही नवीकरणीय स्रोतों से आता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100% नवीकरणीय बिजली आपूर्ति हासिल करना है। ऑस्ट्रेलिया बुनियादी ढांचे के विकास में ऊर्जा दक्षता पर विशेष जोर देता है। और इसी प्रकार यदि हम अपशिष्ट प्रबंधन को लें, वेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम कहें, तो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया में सबसे अधिक रिसाइकलिंग दरें हैं, जो एक कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली द्वारा समर्थित है। यह देश जो है अपशिष्ट पृथक्करण, रिसाइकलिंग और खाद बनाने को प्राथमिकता देता है। ऑस्ट्रेलिया में उच्च गुणवत्ता वाली जल आपूर्ति अवसंरचना है, जो अपनी आबादी को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराती है। देश की जल प्रबंधन प्रथाएं जो है वहाँ पर अनुकरणीय है, जो जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करती हैं। इसी प्रकार अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया जो है बुनियादी ढांचे की प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण निवेश करता है। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच जो है सहयोग नवाचार को बढ़ावा देता है। और फोकस के क्षेत्रों को अगर हम लें, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां, स्मार्ट सिटी समाधान और टिकाऊ निर्माण प्रथाएं इसमें शामिल हैं। साथियों, यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो है यूरोप में रिकॉर्ड शोध व्यय वाले अग्रणी देशों में शुमार है। यानी यहाँ पर रिसर्च पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसमें यह इसका अपना विशिष्ट स्थान है। और इसने अपने लिए शोध व्यय अनुपात को सकल घरेलू उत्पाद के 3.7% से अधिक तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। साथियों, भारत ऑस्ट्रेलिया स्टार्टअप ब्रिज की शुरुआत फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्री की भारत यात्रा के दौरान की गई थी। और इस पहल का उद्देश्य जो है भारत और
ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। और भारत के वैश्विक स्तर पर पश्चिमी एवं पूर्वी गुटों में शामिल देशों के साथ न केवल अच्छे संबंध हैं बल्कि उन्हें लगातार मजबूत करने की काबिलियत भी है भारत में। इस प्रकार से भारत वर्तमान भू राजनीतिक माहौल में खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर स्थापित करता है और भारत की जो ये क्षमता है इससे ऑस्ट्रेलिया भली भांति परिचित है और वह लाभान्वित भी हो सकता है। साथियों, यूरोपीय यूनियन के बाहर भारत को ऑस्ट्रेलिया के सबसे अहम व्यापारिक साझेदारों के देश के रूप में माना जाता है। आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो वर्ष 2023 के आखिर तक भारत में ऑस्ट्रेलियाई प्रत्यक्ष निवेश 733 मिलियन यूरो का था। 733। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निवेश की अगर हम बात करें तो हाल ही में यह 1.6 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। और यूरोपीय संघ यदि भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना चाहता है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय निवेश व व्यापार बढ़ने की जबरदस्त संभावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। साथ ही कई यूरोपीय देशों में कुशल और प्रशिक्षित कामगारों की कमी को दूर करने के लिए नियम कानून के दायरे में श्रमिकों की जरूरत से संबंधित बातचीत भी आगे बढ़ेगी और इससे निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया को बहुत लाभ पहुंचेगा। साथियों, भारत कई ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी कॉरिडोर को विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहा है और इन कॉरिडोर में IMEC गलियारा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं वो शामिल है और जिसका ऐलान जो था G20 में शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की अध्यक्षता में जब G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उस दौरान किया गया था। यह मल्टी मॉडल समुद्री और भूमि गलियारा जो है ऑस्ट्रेलिया के व्यापार के लिए एक शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। विशेष रूप से भारत और इटली के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिहाज से तो यह कॉरिडोर कारगर साबित हो सकता है। आज जबकि भारत सरकार का जोर बुनियादी ढांचे और कृषि में निवेश के साथ ही रेलवे के आधुनिकीकरण पर है तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों ने पूर्व में इनमें से कई क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता को साबित किया है और आगे भी ऑस्ट्रेलिया जो कंपनियां हैं भारत के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती हैं। इसी प्रकार से स्वच्छ और हरित ऊर्जा के को लें अगर उस क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया कंपनियां जो हैं भारत के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती हैं। इसके अलावा उद्योगों के आधुनिकीकरण जैसे कि प्लांट इंजीनियरिंग है, ऑटोमेशन है, ऑटोमोटिव सेक्टर है और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी जो है ऑस्ट्रेलियाई इंडस्ट्री के लिए विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया की जो उद्योग है वह इनमें निवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं साथियों, स्टार्टअप्स एंड डिजिटलीकरण जैसे सेक्टर भी महत्वपूर्ण हैं और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों एवं उद्योगों के लिए अवसर जो हैं उनके लिए इनमें पर्याप्त अवसर हैं। भारत दुनिया में डिजिटल माध्यम से सबसे अधिक लेन देन करने वाला देश है और ऑस्ट्रेलिया के लिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में भी भारत के साथ आगे की बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। विशेष रूप से द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार के भुगतान में स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल करने के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच आगे चर्चा हो सकती है और सहयोग बढ़ सकता है। इस प्रकार अगर ऑस्ट्रेलिया की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ इसका एकीकरण हो जाता है भारत का तो निश्चित तौर पर इससे क्या होगा, टिकाऊ व्यापार की प्रगति और विकास के लिए एक मजबूत आधारशिला दोनों देशों के बीच तैयार हो सकती है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि आपसी संबंधों में विविधता लाने और उन्हें मजबूती प्रदान करने से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को ही फायदा होगा। इसे हम एक प्रकार से विन विन सिचुएशन भी कह सकते हैं।
तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष बांटा, शेयर किया। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। और पुनः यहाँ पर आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि मेरी बाजार में कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका डिस्क्रिप्शन के साथ मैं लिंक दे रहा हूँ, और यदि आप उनका अध्ययन करें तो अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। पुनः एक बार नमस्कार।